नेपाल में जो हो रहा है वो सिर्फ एक सरकार का गिरना नहीं है। नहीं, ये कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है सदियों पुराने एक रिश्ते की। एक ऐसे रिश्ते की जिसमें अब दरारें पड़ चुकी हैं। एक ऐसा भाईचारा जो हमेशा अटूट माना जाता था, वो आज दुश्मनी के कगार पर कैसे आ खड़ा हुआ। चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही थी वो वाकई चौंकाने वाली थी। काठमांडू की सड़कों पर पूरी तरह से अराजकता, संसद भवन आग की लपटों में घिरा हुआ था और तो और मंत्रियों को सरेआम पीटा जा रहा था। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं बख्शा गया। समझिए, ये कोई मामूली विरोध प्रदर्शन नहीं था। ये पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक खुला विद्रोह था। और इस पूरी क्रांति की कमान किसके हाथ में थी? देश के युवाओं के। ये एक जेनजी आंदोलन था जिसकी शुरुआत तो एक सोशल मीडिया बैन के गुस्से से हुई थी, लेकिन देखते ही देखते ये गुस्सा भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आग में तब्दील हो गया। और जब इतना बड़ा जनसैलाब सड़कों पर उतरता है तो नतीजा वही होता है जो होना था। आखिरकार भारी दबाव के आगे झुकते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफे का ऐलान कर ही दिया। जिस जनता ने उन्हें चुना था, उसी जनता के गुस्से ने उन्हें सत्ता से बाहर कर रास्ता दिखा दिया। लेकिन इस पूरी राजनीतिक उथल-पुथल की एक बहुत भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। रिपोर्ट्स की माने तो इन झड़पों में कम से कम 31 लोगों की जानें गईं। ये संकट सिर्फ राजनीतिक नहीं था, ये जानलेवा भी बन चुका था। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक सोशल मीडिया बैन इतना ताकतवर हो सकता है कि वो एक सरकार गिरा दे? जवाब है नहीं। बैन ने सरकार नहीं गिराई, वो तो बस एक चिंगारी थी। बारूद तो सालों से इकट्ठा हो रहा था। इस पूरे विस्फोट को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें पहले भारत और नेपाल के बीच उस अनोखे, उस खास रिश्ते की नींव को समझना होगा। एक ऐसा बंधन जिसमें अब दरारें साफ साफ नजर आने लगी हैं। इस रिश्ते को अक्सर रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये असल में वो सामाजिक गोंद है जो दोनों देशों को जोड़ता है। सीमा के आर पार शादियां होती हैं, गहरी रिश्तेदारियां हैं, और यही वजह है कि जब यहां राजनीतिक तनाव होता है तो सिर्फ कूटनीति नहीं टूटती, बल्कि पारिवारिक रिश्ते भी टूटते हैं। और ये रिश्ता सिर्फ सांस्कृतिक नहीं, भौगोलिक भी है। दोनों देशों के बीच 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। जरा सोचिए, एक ऐसी सरहद जहां नागरिकों को आने जाने के लिए वीजा की जरूरत ही नहीं। ये आपसी विश्वास का शायद सबसे बड़ा प्रतीक है। इस खास रिश्ते को एक तरह से ऑफिशियल स्टैंप मिला 1950 में, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप के साथ। इस संधि ने दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे के यहाँ रहने, जमीन जायदाद खरीदने और व्यापार करने के लगभग बराबर अधिकार दिए। इसी चीज ने इस रिश्ते को दुनिया में सबसे अलग बना दिया। लेकिन जैसा अक्सर गहरे रिश्तों में होता है, यहां भी सब कुछ ठीक नहीं था। और सबसे बड़ा कांटा बना एक पुराना सीमा विवाद। एक ऐसा विवाद जो एक नए विवादित नक्शे की वजह से फिर से एक नासूर बन गया। देखिए, नेपाल में एक लंबे समय से यह धारणा रही है कि भारत का रवैया एक बिग ब्रदर जैसा है, मतलब सुरक्षा देने वाला, लेकिन साथ ही हर बात में दखल देने वाला भी। नेपाल को हमेशा अपने अंदरूनी मामलों में भारतीय हस्तक्षेप का डर सताता रहा है, और इसी डर ने अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर दिया है। तो ये एक क्षेत्रीय विवाद है। किस चीज को लेकर? ये है काली रिवर को लेकर। 1816 की सुगौली संधि ये कहती है कि ये नदी ही दोनों देशों का बॉर्डर है। अब समस्या ये है कि दोनों देश इस बात पर सहमत नहीं हैं कि नदी का जन्म स्थान यानी ओरिजिन पॉइंट कहाँ है। नेपाल का कहना है कि नदी लिम्पियाधुरा से शुरू होती है, जबकि भारत मानता है कि ये काला पानी से शुरू होती है। बॉर्डर कहाँ होगा, ये पूरी तरह से इसी बात पर निर्भर करता है। ये विवाद कोई नया नहीं है, ये दशकों से सुलग रहा है। 1816 में संधि से सीमा तय हुई, 1950 में दोस्ती के रिश्ते और पक्के हुए, लेकिन फिर 2015 में भारत चीन के एक समझौते ने नेपाल को नाराज कर दिया, और 2020 में तो नेपाल ने उन विवादित क्षेत्रों को शामिल करते हुए अपना नया नक्शा ही जारी कर दिया, जिससे तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। और अब इस पूरी कहानी में एक तीसरे बहुत बड़े खिलाड़ी की एंट्री होती है, चीन। नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव ने इस पूरे क्षेत्र के भू राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इसका सबसे बड़ा जरिया है चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI। इसके तहत चीन नेपाल में सड़कों, एयरपोर्ट्स और पावर प्लांट्स जैसी चीजों में भारी निवेश कर रहा है, और इसने
पहली बार नेपाल को अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए भारत पर निर्भरता कम करने का एक ठोस विकल्प दिया है। तो चीन का आधिकारिक रुख क्या है? फुदान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जांग जियादुंग के शब्दों में कहें तो चीन किसी का पक्ष नहीं लेता, लेकिन बड़ी शक्ति को छोटी शक्ति को नहीं संभालना चाहिए। ये चीन का तरीका है ये कहने का कि वो नेपाल की स्वायत्तता का समर्थन करता है। तो जब हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं, जनता का गुस्सा, पुराना सीमा विवाद और चीन का बढ़ता प्रभाव, तो एक परफेक्ट स्टॉर्म की तस्वीर उभरती है। नेपाल का संकट सिर्फ नेपाल का नहीं है, ये पूरे दक्षिण एशिया की अस्थिरता का एक आईना है। और ये कोई अकेली घटना नहीं है। दक्षिण एशिया में हाल के सालों में युवा क्रांति से सरकारों के गिरने का एक पैटर्न सा बन गया है। 2022 में श्रीलंका, 2024 में बांग्लादेश और अब 2025 में नेपाल। कहानी एक जैसी ही है, बस किरदार बदलते रहे हैं। तो अब आगे क्या? नेपाल में स्थिति अभी भी बहुत नाजुक है। एक तरफ जहां युवा एक नई व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता बनी हुई है। और इसका असर सिर्फ नेपाल पर ही नहीं, बल्कि भारत और इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ना तय है। तो अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सीमाओं पर दो बड़ी शक्तियां और घर में एक क्रांति, इन सबके बीच क्या नेपाल स्थिरता हासिल कर पाएगा, या ये उथल-पुथल सिर्फ एक शुरुआत है?